जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन छात्रों के लिए जो एमपी बोर्ड से अर्थशास्त्र विषय का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स फैकल्टी के हो चाहे फिर आर्ट फैकल्टी से हो, उनके लिए 5वां वीडियो लेकर आ रहे दोस्तों। और आज का वीडियो है 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे पहले हम 4 वीडियो पहले से ला चुके हैं दोस्तों, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सही गलत और दोस्तों एक शब्द में उत्तर का वीडियो आ चुका है। आज के वीडियो में हम कुल 42 2 अंक के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में 5 वर्ष से अधिक में पूछे गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें समावेश किया है दोस्तों। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपकी यदि डिमांड रहेगी तो मैं कल शाम तक आपको एक सही जोड़ी का वीडियो और दोस्तों 3 अंक और 4 अंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन का वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप 24 घंटे में 100 से ज़्यादा यदि इस पर लाइक और व्यू आता है दोस्तों। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों, किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक विकास से होता है। अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक विकास से होता है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लिखेंगे कि किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक विकास से होता है। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं दोस्तों। तो व्यष्टि शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों अथवा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे दोस्तों, एक उद्योग, एक व्यवसाय, एक फर्म, एक व्यक्ति की आय आदि का अध्ययन दोस्तों हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि व्यष्टि शब्द का अर्थ होता है कि सूक्ष्म या छोटा, अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अथवा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है? समष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों भी अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा है। तो समष्टि शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पहले वृहद या बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अर्थात इकाइयों के समूह या इकाई के योगों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे दोस्तों बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, दोस्तों महंगाई की समस्या है ना, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, जो विश्व स्तर की समस्याएं हैं उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं दोस्तों। आइए आज के वीडियो का चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। दोस्तों इसको याद ही कर लीजिएगा। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्म कॉमा विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो ध्यान से दोस्तों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्म, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है।
ये प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा होगी दोस्तों। आइए पांचवा प्रश्न थे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या लिखी है। तो हमें पता है दोस्तों अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं हैं। पहली है कि क्या व कितना उत्पादन किया जाए। दूसरी दोस्तों कैसे उत्पादन किया जाए। तो दोस्तों पहली पहली समस्या क्या होगी आपकी कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए। क्या वह कितना उत्पादन किया जाए दोस्तों। दूसरी कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरी किन के लिए उत्पादन किया जाए। तो दोस्तों ये हमारी अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है जो उत्पादन के मात्रा को प्रदर्शित करती है। तो आंसर होगा दोस्तों क्या उत्पादन किया जाए। और क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है जो उत्पादन के तकनीक को या तरीके को बताती है। तो दोस्तों ये हो जाएगी कैसे उत्पादन किया जाए। तो आइए दोस्तों हमने अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या समझ ली, क्या वह कितना उत्पादन किया जाए, दूसरी कैसे उत्पादन किया जाए और तीसरी किन के लिए उत्पादन किया जाए। आइए दोस्तों छठवां प्रश्न है आर्थिक क्रिया से क्या आशय है। तो दोस्तों आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से जो मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब दोस्तों जो भी कार्य मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से करता है वो सारे क्रियाएं दोस्तों या कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। जैसे दोस्तों शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन कराना, डॉक्टर का अपने अस्पताल में इलाज करवाना, किसान का अपने खेत में कार्य करना, ये सारे काम दोस्तों आर्थिक क्रियाएं हैं। प्रश्न सातवां उत्पादन संभावना वक्र से क्या आशय है। तो दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति का परिणाम यह होता है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के अनेक वैकल्पिक संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उत्पादन के इन विकल्पों को ही दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो ध्यान से दोस्तों इसको पढ़िएगा। उत्पादन संभावना वक्र किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति का परिणाम यह होता है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की अनेक वैकल्पिक संभावना उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन की इन विकल्पों को ही या वैकल्पिक संभावना को ही दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। आइए दोस्तों आठवां प्रश्न है उपयोगिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु का वह गुण शक्ति या क्षमता जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है या पूर्ति होती है उपयोगिता कहलाती है, चाहे वह वस्तु लाभदायक हो चाहे हानिकारक। प्रश्न 9 दोस्तों सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की एक से अधिक इकाई का उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को हम क्या कहते हैं, सीमांत इकाई। मतलब जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक से अधिक इकाई का प्रयोग करेगा, जैसे दोस्तों हमें भूख मिटाना है तो भूख मिटाने के लिए हम भोजन करेंगे और भोजन करने के लिए हम यदि रोटी खाएंगे तो एक से अधिक रोटी खाते हैं, तो दोस्तों जो अंतिम रोटी खाते हैं तो उसको कहते हैं सीमांत इकाई, और उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है दोस्तों अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को ही हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरक वस्तु का अर्थ लिखिए या पूरक वस्तु किसे कहते हैं। तो दोस्तों पूरक वस्तु से आशय उन वस्तुओं से होता है जिन्हें एक साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों जिनमें दोनों का प्रयोग एक साथ करना आवश्यक होता है उसे कहते हैं हम पूरक वस्तु, जैसे पेन तथा स्याही, कार तथा पेट्रोल। तो दोस्तों यदि कार और पेट्रोल दोनों नहीं रहेंगे तो हम गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच सकते। दोस्तों पेन है लेकिन स्याही नहीं है तो दोस्तों हम लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब जब दोस्तों यदि हमें दोनों
दोनों वस्तुओं का उपयोग एक साथ करना हो तो उसको कहेंगे पूरक वस्तु। आइए दोस्तों हम 11वां प्रश्न लेते हैं। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्थानापन्न वस्तुएं होती है जिनका उपयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। स्थानापन्न मतलब जिन वस्तु का उपयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे दोस्तों यदि हमें चाय पीना है लेकिन चाय अवेलेबल नहीं है तो कॉफी पी सकते हैं, तो चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग। दोस्तों यदि हमें पेप्सी पीना है लेकिन पेप्सी नहीं है, कोका कोला है, तो हम उसका यूज कर लेंगे। शक्कर है के स्थान पर दोस्तों गुड़ का प्रयोग करना, यह स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। फिर दोस्तों मांग का नियम क्या है? तो दोस्तों मांग का नियम कीमत तथा मांग के बीच संबंध को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात दोस्तों वस्तु की यदि मांग बढ़ती है वस्तु की दोस्तों यदि कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, और यदि उस वस्तु की कीमत यदि कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो यही मांग का नियम है। फिर से दोस्तों एक बार कि मांग का नियम कीमत तथा मांग के बीच संबंध को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। 13वां प्रश्न दोस्तों तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, या अर्थ लिखिए। तो आंसर है दोस्तों कि जब कोई उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है तो उसके लिए कुछ सहयोग उपलब्ध होते हैं दोस्तों। उसके लिए कुछ सहयोग उपलब्ध होते हैं जो उसे उतनी ही कुल संतुष्टि प्रदान करते हैं। इन विभिन्न सहयोगों से के बिंदु को यदि हम मिला देंगे तो उसे जो रेखा प्राप्त होगी उसी को ही हम दोस्तों तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए, और दोस्तों एक बार रिपीट कीजिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। प्रश्न 14वां दोस्तों उत्पादन के कितने साधन होते हैं? नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्पादन के कुल 5 साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस दोस्तों। तो उत्पादन के टोटल कितने साधन है? 5 होते हैं। आइए दोस्तों 15वां प्रश्न लेते हैं। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। किसी समय विशेष पर उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के मध्य जो तकनीकी संबंध है दोस्तों, जो तकनीकी संबंध होता है अर्थशास्त्र में, उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। एक बार फिर दोस्तों उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। किसी समय विशेष पर उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के मध्य जो तकनीकी संबंध होता है अर्थशास्त्र में, उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। दोस्तों 16वां प्रश्न है बाजार किसे कहते हैं? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से लगाया जाता है दोस्तों, जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, जैसे सब्जी मंडी, साप्ताहिक बाजार। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से न होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है दोस्तों। स्थान विशेष से नहीं है बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु तो निकट संपर्क में होते हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से न होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु तो निकट संपर्क में होती है। आइए दोस्तों हम 17वां प्रश्न लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है? तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आशय ऐसे बाजार से दोस्तों जिसमें क्रेता और विक्रेता अत्यधिक संख्या में हो, दोस्तों उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो तथा दोस्तों संपूर्ण बाजार में वस्तुएं रंग रूप गुण आदि की दृष्टि से दोस्तों एक समान हो, तो उन बाजार को कहेंगे दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार दोस्तों। तो जो बातें कही दोस्तों ये उनकी विशेषता भी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम। अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या सीमित हो तथा उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं हो एवं वस्तु विभेद पाया जाता हो, उस बाजार को दोस्तों अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार कहते हैं। मतलब दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सारा विपरीत बातें हमें यहाँ लिखना है दोस्तों। फिर दोस्तों 19वां प्रश्न है समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा समविच्छेद बिंदु
वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर व्यापार की कुल आय दोस्तों, व्यापार की कुल आय चाहिए दोस्तों, यहाँ पे व्यापार की कुल आय, व्यापार की कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, जिस बिंदु को न लाभ न हानि वाला बिंदु भी कहते हैं। तो दोस्तों सुनिए, जिस बिंदु पर व्यापार में न लाभ होता हो न हानि होती हो, उस बिंदु को कहते हैं हम समविच्छेद बिंदु, अंग्रेजी में से कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों प्रश्न 20वां, बाजार मूल्य से क्या आशय है? तो दोस्तों बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य किसी समय विशेष पर वास्तव में प्रचलित मूल्य होता है। वह मूल्य माने बाजार मूल्य दोस्तों मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है, जो दिन में कई बार बदलते रहता है। बाजार मूल्य वस्तु की उत्पादन लागत से कम अथवा अधिक हो सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और स्टडी कीजिए। आइए दोस्तों 21वां प्रश्न लेते हैं, सामान्य मूल्य से क्या आशय है? सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है दोस्तों, सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है, किंतु सामान्य मूल्य के चारों ओर बाजार मूल्य चक्कर लगाता है। सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों बाजार मूल्य अस्थायी संतुलन, तो दोस्तों सामान्य मूल्य स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। यह मूल्य उत्पादन लागत से अधिकतम निकट होता है, अधिकतम निकट होता है। दोस्तों 22वां प्रश्न दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ लिखिए, एमएसपी। तो दोस्तों किसी वस्तु का या फिर किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को या न्यूनतम कीमत को दोस्तों, तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। दोस्तों यह सरकार द्वारा प्रायः कृषि फसलों के लिए निर्धारित किया जाता है या कृषि फसलों पर लागू किया जाता है। दोस्तों अदृश्य हाथ किसे कहते हैं? आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों इस बार आ सकता है। तो अदृश्य हाथ का मतलब दोस्तों ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, मतलब बाजार में विद्यमान होती है लेकिन वह अदृश्य शक्ति होती है जो दिखाई नहीं देती है, और जब भी बाजार में असंतुलन की स्थिति स्थापित हो जाएगी तो उसको संतुलित करने के लिए कहीं ना कहीं से एक शक्ति मांग और पूर्ति के द्वारा उसको संतुलित कर देती है, वो कहलाती है अदृश्य हाथ। तो दोस्तों एडम स्मिथ के समय यह मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन की स्थिति होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है, अर्थात मांग और पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित कर देता है। आइए दोस्तों 24वां प्रश्न है, बजट का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों बजट शब्द की उत्पत्ति ब्यूजे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का एक छोटा सा थैला। वास्तव में इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग उस थैले से किया जाता था जिसमें सरकारी व्ययों का पूरा करने के प्रस्ताव होते थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में बजट का आशय क्या है? उस दस्तावेज से है जिसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए देश की अनुमानित आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है, जिसे वित्त मंत्री संसद में पेश करता है। तो वर्तमान समय में बजट का आशय उस दस्तावेज से है जिसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए देश के अनुमानित आय एवं व्यय का ब्यौरा होता है, जिसे वित्त मंत्री संसद में पेश करता है। दोस्तों 25वां प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों से विनिमय किया जाता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य, यदि हम विदेशी व्यापार में जब हम भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है तो हमें क्या करना है? अपने देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में बदलना होता है, ये विदेशी विनिमय दर कहलाती है। दोस्तों 26वां प्रश्न दोस्तों, खुली अवस्था या खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है, अर्थात दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें शेष विश्व के साथ वस्तु एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबद्ध होता है, मतलब वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27वां, अंतरिम बजट क्या है? आंसर होगा दोस्तों, जब सरकार किसी विशेष परिस्थितिवश पूरे साल का बजट बनाने में असमर्थ होती है दोस्तों, तो फिर उसे कुछ अवधि के लिए
मतलब कुछ महीनों के लिए बजट बनाना पड़ता है तो उसको कहते हैं अंतरिम बजट। मतलब दोस्तों यदि बीच में ही चुनाव हो रहे हैं या फिर बीच में सरकार गिर गई और फिर नई सरकार गठित हुई तो दोस्तों फिर वो कुछ समय के लिए बजट बनाती है, उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। आइए दोस्तों 28वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो पूर्णतः इस व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं जिस पर वे कर लगाए जाते हैं। जो पूर्णतः उस व्यक्ति द्वारा, चाहिए दोस्तों वहां पे, पूर्णतः उस व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं जिस पर वे कर लगाए जाते हैं। इस कर में कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता, जैसे दोस्तों आयकर हो गया, निगम कर हो गया आदि दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो दोस्तों इससे उल्टा, अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिसे भुगतान करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कर का भार डाल सकता है दोस्तों। प्रायः यह कर वस्तु या सेवा के मूल्य में ही जुड़े होते हैं, जैसे बिक्री कर तथा उत्पादन कर, जीएसटी, ये सब दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आइए दोस्तों 30वां प्रश्न लेते हैं हम कि घाटे का बजट किसे कहते हैं? तो दोस्तों बजट घाटे का हो सकता है, संतुलित हो सकता है, मुनाफे का हो सकता है ना, बचत का जिसको कहेंगे दोस्तों। तो घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार के जो अनुमानित व्यय आय से अधिक होते हैं दोस्तों। मतलब घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय से सरकार के अनुमानित व्यय अधिक होते हैं। मतलब आय ज्यादा नहीं है, आय कम हो गई और व्यय यदि दोस्तों आय से व्यय अधिक हो गए तो उस समय दोस्तों आपका घाटे का बजट कहा जाएगा। फिर आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो दोस्तों संतुलित बजट से आशय उस बजट से है जिसमें सरकार की अनुमानित आय तथा सरकार के अनुमानित व्यय दोनों बराबर हो, तो उसे दोस्तों संतुलित बजट कहते हैं और यह आदर्श बजट कहा जाता है दोस्तों। और यदि आएगा कि बचत का बजट किसे कहते हैं तो हम उल्टा बोल देंगे कि जब सरकार की अनुमानित आय व्यय की अपेक्षा अधिक हो तो उसे कहेंगे बचत का बजट। तो दोस्तों तीनों बजट को समझ लो, जब सरकार की अनुमानित व्यय आय से अधिक है तो घाटे का बजट, जब सरकार की अनुमानित आय अधिक है व्यय से तो बचत का बजट, और जब दोस्तों दोनों बराबर है, अनुमानित आय और अनुमानित व्यय दोनों बराबर है, तो उसको बोलेंगे संतुलित बजट। बजट लाइन अथवा कीमत रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा वस्तु की कीमत पर खरीद सकता है दोस्तों। तो बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा वस्तु की कीमत पर खरीद सकता है। आइए दोस्तों 33वां प्रश्न है, स्थिर लागत किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्थिर लागत उस लागत को कहते हैं जो भवन, यंत्र, मशीन, भूमि आदि स्थिर साधनों को खरीदने के लिए की जाती है। जो उत्पादन लागत जो है दोस्तों, माने जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान होती है। मतलब दोस्तों स्थायी संपत्ति को खरीदने में लगी लागत स्थिर लागत कहलाएगी दोस्तों। ये सदैव उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक जैसी होगी। दोस्तों हमें परिवर्तनशील लागत भी पूछा जा सकता है, तो लिखेंगे ऐसी लागत जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ जाती है और कम होने पर कम हो जाती है, उसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। आइए दोस्तों 34वां प्रश्न है, पूर्ति किसे कहते हैं? आंसर है एक निश्चित समय अवधि में दी हुई कीमत पर किसी फर्म द्वारा किसी वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने के लिए रखी जाती है उस मात्रा को पूर्ति कहते हैं। मतलब दोस्तों कि एक निश्चित समय अवधि में बाजार में कोई विक्रेता जितनी जितनी वस्तुएं बेचने के लिए रखता है तो वो मात्रा ही पूर्ति कहलाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों 35वां प्रश्न, उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उसे ही उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों 36वां प्रश्न है, संप्राप्ति का अर्थ लिखिए, या दोस्तों इसको सिंपल सी भाषा में, हमारे काउंटिंग की भाषा में दोस्तों इसको आगमगत आय कहते हैं। तो दोस्तों संप्राप्ति वह आगमगत आय है, वह आगमगत दोस्तों आय है जो किसी
व्यवसाय को सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप होती है। तो दोस्तों सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति माने व्यापारी जिस चीज का व्यापार कर रहा है उससे वो जो आय होगी उसको बोलेंगे सामान्य व्यावसायिक क्रियाएं। जैसे दोस्तों किसी का किराने का व्यवसाय है तो किराना बेच के जो पैसा आएगा वो सामान्य व्यावसायिक क्रिया है दोस्तों। तो फिर से संप्राप्ति किसे कहते हैं तो बोलेंगे संप्राप्ति व आगमकता है जो किसी व्यवसाय को सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होती है। आइए दोस्तों 37वां प्रश्न है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। अधिमांग माने अधिक मांग। तो यदि किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है दोस्तों, माने बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो उस स्थिति को बाजार में अधिमांग कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, मांग अधिक है अधिमांग हो जाएगी पूर्ति से। 38वां प्रश्न दोस्तों, विनिमय किसे कहते हैं तो दोस्तों कम आवश्यक वस्तु, कम आवश्यक वस्तुओं को अधिक आवश्यक वस्तुओं में बदलना विनिमय कहलाता है दोस्तों। क्या है, कम आवश्यक वस्तु को अधिक आवश्यक वस्तु में बदलना विनिमय कहलाता है, किंतु यह दोनों पक्षों की स्वेच्छा से होना चाहिए दोस्तों और विनिमय में दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, ये वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विनिमय की ऐसी प्रणाली जिसमें कम आवश्यक वस्तुओं को अधिक आवश्यक वस्तु में बदला जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे किसान द्वारा गेहूं देकर मोची से जूते लेना, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे दोस्तों। प्राचीन समय में दोस्तों ये विनिमय का एक ही माध्यम था, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग अपने वस्तु को बदल के अपनी आवश्यकता की संतुष्टि पूर्ति कर लेते दोस्तों। आइए दोस्तों, अब पूछा जा सकता है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं तो बोलेंगे विनिमय की ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय मुद्रा के बदले किया जाता है तो उससे बोलेंगे मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो दोस्तों मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। अगला 40वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित दो है, नंबर 1 विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दोस्तों 41वां प्रश्न है, बैंक दर किसे कहते हैं तो दोस्तों बैंक दर क्या है दोस्तों, ये बैंक दर वह दर होती है, बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर व्यापारी बैंक रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करते हैं तो वो बैंक दर। तो दोस्तों बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर व्यापारी बैंक रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो बैंक दर कहलाएगी। 42वां प्रश्न दोस्तों और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि समग्र मांग के घटक लिखिए। तो दोस्तों समग्र मांग के 4 घटक है, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। फिर से दोस्तों उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगला जो वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा कल शाम तक या परसों सवेरे तक दोस्तों, उसमें सही जोड़ी और दोस्तों 3 और 4 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहेंगे दोस्तों जो आपको परीक्षा के लिए पढ़ना है। 10-12 क्वेश्चन हम बताएंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों और उनको भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य है। जिन्होंने दोस्तों शुरू के 4 वीडियो नहीं देखे वो दोस्तों आप जरूर देखिए, आपके 32 मार्क वहां से कवर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लगभग 20 मार्क कवर करने की क्वेश्चन 2 मार्क के कोशिश किए दोस्तों। 52 मार्क आपके दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से कवर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।